हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। बाल विकास शिक्षा शास्त्र याद रखिएगा क्या, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। 2400 टॉप के क्वेश्चन लेके आया हूं, 2400 का सेट लेके आया हूं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में, ये प्रैक्टिस सेट का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट का ये सेकंड पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है, बेहतरीन टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। 2400 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। 2400 का सेट है यहाँ पे, मतलब 80 प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, जिसमें 2400 क्वेश्चन कवर करूँगा। ठीक है, 80 प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और 2400 क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप के क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है कि इससे क्या होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या आंसर होगा, क्या इससे रिलेटेड आंसर बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, और याद रखिएगा, मेरा बाल विकास शिक्षा शास्त्र का कॉन्सेप्ट बेस भी चलता है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का मेरा कॉन्सेप्ट बेस भी चलता है, तो वो कॉन्सेप्ट बेस मैं 11 पार्ट तक कवर कर चुका हूँ। याद रखिएगा, कौन से पार्ट तक? 11 पार्ट तक मैं कवर कर चुका हूँ, तो वो भी देखना मत भूलिएगा कॉन्सेप्ट के साथ। और जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, याद रखिए, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस में क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बेस में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट की चीजें नहीं सीखेंगे, तब तक आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र या कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे क्वेश्चन आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, उसके क्वेश्चन को आप नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आप क्या नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसमें ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, कोई भी ट्रिक नहीं लगा यूज कर सकते हैं, और ना ही उसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर्स अगर आपको बेसिक क्वेश्चन देता है, ठीक है, आपको एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन, आपको 30 में 30 लेके आना है। ठीक है, 30 में 30 लेके कैसे आएंगे आप? 30 में 30 बोल देते हैं, सब कोई बोल देता है 30 में 30 आपको लेके आना है, 30 में 30 लाओ। ठीक है, 30 में 30 कैसे लेके आओगे? जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक 30 में 30 कैसे लेके आओगे? ऐसे 30 में 30 आ जाएंगे क्या? ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र या कि कोई भी सब्जेक्ट हो, 30 में 30 लाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 30 में 30 लाने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब तक आप कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अपने से रीड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप 30 में 30 नहीं ला सकते हैं। ये 30 में 30 गाना नहीं होगा, गाना नहीं कि 30 में 30 आपने गा लिया बस हो गया, खा लिया पी लिया बस हो गया। ठीक है, 30 में 30 गाना गाने से नहीं होगा, 30 में 30 लाने से होगा। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तभी आप 30 में 30 ला सकते हैं। कब ला सकते हैं 30 में 30? गाना गाने से आप 30 में 30 नहीं लाएंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट के बेस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट के बेस में क्या, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आप 30 में 30 नहीं ला सकते हैं। लिखने से नहीं हो जाएगा, 30 में 30 लेके आओ, 50 में 50 लेके आओ, 30 में 30 लेके आओ, 50 में 50 लेके आओ। लिखने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, जब तक आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, उसका ट्रिक नहीं सीखेंगे, तब तक आप 30 में 30 लेके नहीं आओगे। लिखने से नहीं होगा कि आपने लिख दिया 30 में 30 लेके आओ, उससे आप 30 में 30 लेके आ जाएंगे। 30 में 30 लाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के बेस में जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, 30 में 30 लेके नहीं आएंगे, 30 में 10 लेके नहीं आ पाएंगे। आप 30 में 10 लेके नहीं आ पाएंगे, 30 की बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं, किसी भी चीज का जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़िए, जब तक पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखिए, या अपने से पढ़िए, जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, कोई भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, किसी भी क्वेश्चन के एग्जाम को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसमें प्रैक्टिस करिए, उस सेशन का प्रैक्टिस करिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर सनक गया तो फिर 20 से क्वेश्चन पूछेगा, और 20 से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर फिर हो गया। ठीक है, अरे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, अब 30 में 30 कहां से लेके आऊंगा? ठीक है, अब 30 में 30 कहां से लेके आओगे? अब तो 30 में 10 हो गया ना। अब तो ये भी सोचोगे 30 में 10 जो आ जाते तो बेहतर रहता, 30 में 10 आ जाते तो दूसरा सब्जेक्ट कवर कर लेता मैं। ठीक है, इससे बेहतर है पहले सोचने की बजाय, एग्जाम टाइम में सोचने की बजाय पहले आप सोच लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट का पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और उस कॉन्सेप्ट के बेस में आपको प्रैक्टिस करना है। उस कॉन्सेप्ट के बेस में आपको प्रैक्टिस करना है। इसी की प्रैक्टिस के बेस में मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, 80 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट के बेस में। 80 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट के बेस में। उस कॉन्सेप्ट बेस का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया है। उसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र मेरे चैनल पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में जाइएगा, वहां पे प्ले लिस्ट में 11 पार्ट तक मैंने कॉन्सेप्ट के बेस में बाल विकास शिक्षा शास्त्र कवर किया हूँ। बाल विकास शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया हुआ है। बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने
कवर किया हुआ है, तो याद रखिएगा उसको भी देखना ना भूलिएगा। उसके अलावा हिंदी बेहतरीन ट्रिक के साथ, याद रखिएगा हिंदी भी मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ, हिंदी को मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है जिससे आपको थ्योरिकल रटना ना पड़े, ठीक है, जिससे आपको थ्योरिकल क्या होगा, रटना ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने थ्योरी बताया हुआ है, ठीक है, थ्योरी को शॉर्ट में बताया हुआ है। जो थ्योरी है उस थ्योरी का पूरा निचोड़ जिसको बोलते हैं, उस थ्योरी का क्या पूरा निचोड़ मैं बताया हुआ हूँ, और उसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आपकी हिंदी आसान हो जाएगी, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन मैंने 20 लेके आता हूँ और उसकी 50% हिंदी को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 50% आपकी हिंदी व्याकरण में सॉल्व कर देता हूँ 20 क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में 50% हिंदी को सॉल्व करता हूँ, याद रखिएगा कितने परसेंट, 50%। ये तो मेरे चैनल का इंप्रूवमेंट है, ठीक है। इस प्रकार से चैनल में मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट मेरा कौन सा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। फर्स्ट आपने नहीं देखा हुआ है तो चैनल पे जाइएगा, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट चैनल जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा 11th पार्ट तक आपको बालिका शिक्षा शास्त्र के भी आपको सेट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा पर्यावरण भी देख सकते हैं, जनरल साइंस, जीके, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको मिल सके, उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सके जिससे उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है आपको, सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको चैनल को, ठीक है। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है। अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है उपयोग का नियम, पहला आंसर है आपका उपयोग का नियम, दूसरा आंसर है आपका अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। आपने थ्योरिकल पढ़ा हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा हुआ है, पहले मेरे चैनल में जाइए कॉन्सेप्ट बेस पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ने के बाद यहाँ पे आइएगा, कॉन्सेप्ट बेस पहले पढ़िए उसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे चैनल पे यहाँ पे आना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट सेकंड पे, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, पहले आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद यहाँ पे आइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस में क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि मैं सारी चीज बताया वो थॉर्नडाइक के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। हर मनोवैज्ञानिक के बारे में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पार्ट्स में हमारा मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या क्या चीजें करता है, ठीक है, कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ फर्स्ट बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बाल विकास शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। बाल विकास शिक्षा कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स में ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ, कॉन्सेप्ट की क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले कॉन्सेप्ट सीखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं चले जाना है, ठीक है, कि आप आ गए बस हो गए देखे और चलो बस मेरा आंसर देखिए बस हो गए चले गए, ठीक है। आंसर देखने बस से नहीं होगा, आंसर तो मैं खुद ही बताऊंगा ना, आंसर तो मैं खुद बताऊंगा आपको आंसर खुद लगाना है, आपको यहाँ पे आंसर आपको खुद लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने कि कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है। बताइए कौन सा थॉर्नडाइक का नियम है। उपयोग का नियम है, अभ्यास का नियम है, आत्मीकरण का नियम है और मनोवृत्ति का नियम। किसका नियम, थॉर्नडाइक किसका नियम, बताइए थॉर्नडाइक का क्या नियम है, बताइए। अधिगम का मुख्य नियम थॉर्नडाइक का क्या नियम है, क्या नियम है थॉर्नडाइक का, बताइए। अभ्यास का नियम है, कौन सा, अभ्यास का नियम, याद रखिएगा सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले सीखिए, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर शंका ना तो फिर बीच से पूछता है, कहाँ से पूछता है, फिर ये क्वेश्चन नहीं देगा, फिर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं स्क्रीन में ये क्वेश्चन फिर नहीं देगा, फिर कहाँ से पूछेगा, थॉर्नडाइक के कॉन्सेप्ट को उठाएगा, थॉर्नडाइक के कॉन्सेप्ट को उठाएगा और इससे एक क्वेश्चन निकाल लेगा, इससे एक क्वेश्चन निकालेगा, तो फिर हाथ में हाथ मलते रह जाओगे और आ जाओगे क्या लेके,
30 में 10 लेके आ जाओगे। क्या लेके आ जाओगे? 30 में 10 लेके आ जाओगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट पहले सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट के बेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलती है मेरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट की भी मेरी क्लास चलती है, तो कॉन्सेप्ट की क्लास में भी जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट की क्लासेस को जरूर देखिए, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करने आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने आना, याद रखिएगा। तो पहला आंसर आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास का नियम, थर्नडाइक का नियम है। थर्नडाइक अधिगम का एक मुख्य नियम थर्नडाइक का नियम है। कौन सा? अभ्यास का नियम, मतलब सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ क्वेश्चन, सेकंड नंबर आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अपने से सॉल्व करना है। देखिए आपसे कितना आता है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपसे कितना आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप नहीं ला सकते। 30 में 30 बोलने से नहीं होगा, 30 में 30 लेके आओ, 30 में 30 लेके आओ, 50 में 50 लेके आओ, 150 में 150 लेके आओ। ये बोलने से नहीं होगा, करने से होता है बाबा, करने से होगा। अरे बाबा, पहले कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको ये सब लेके आना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 30 उसमें कुछ नहीं आने वाला है। 10 में 5 सोचेंगे कि 30 में कम से कम 5 मिल जाए तो बेहतर रहेगा, कम से कम पास हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। रे बाबा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से 30 में 30 आएंगे। ऐसे 30 में 30 फर्जी नहीं चले जाएंगे। 30 में 30 एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा आपको लुलुआ खुलवा कि ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा और आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। रे बाबा, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अभी मैंने क्वेश्चन जो रखा हुआ है, ये भी आपकी आसान क्वेश्चन नहीं रखा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन रखा हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुए, कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? क्या अधिगम का अवरोधक नहीं है? क्या बताइए? प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या इनमें से कोई नहीं? बताइए, प्रेरणा का अभाव है, जीवन से जोड़ना है, अधिगम की परिस्थिति या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? सही जवाब बताइए, फटाफट सही जवाब बताइए। कौन सा अधिगम, कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, या फिर अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, या अपनी कॉपी पे क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, या अपनी कॉपी पे क्या करना है? अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, या फिर आपको बार बार रिपीट करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करना है, जिससे आपको क्वेश्चन दिमाग में आ जाए, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए। ये क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखे तो आप डायरेक्टली उसको, उस आंसर पे डायरेक्ट अटैक करो। ठीक है, उस आंसर पे क्या डायरेक्ट अटैक करो आप। ठीक है, तो कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रभावी अधिगम कौन सा अवरोधक नहीं है? वो है आपका अधिगम की परिस्थिति। कौन सा? अधिगम की परिस्थिति, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या थर्ड नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाओं करने की क्षमताएं होती हैं? बताइए, आधा इकाई, ठीक है, अर्ध इकाई, स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग या प्रदा इकाई? ठीक है, बताइए, आधा इकाई, स्मृति भंडार, अद्रा इकाई, ठीक है, अद्रा इकाई या फिर स्मृति भंडारण इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग या प्रदा इकाई? बताइए कौन सी इकाई होती है? कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमताएं होती है? कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमताएं होती हैं? सीपीयू की बारे में बात कर रहा है, सीपीयू के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सीपीयू के, देखिए सीपीयू के बारे में, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? सीयू, ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सीयू, दूसरा होता है एमयू का, दूसरा कौन सा होता है? आपका एमयू होता है, और तीसरा होता है आपका एएलयू का। कौन सा? एएलयू का। सीपीयू को 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू मतलब होता है आपका मेमोरी यूनिट, और एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, सीयू, एमयू और एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू कितना पार्ट? सीयू क्या होता है? सीयू मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू मतलब होता है आपका मेमोरी यूनिट, और एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि कंप्यूटर की जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जोड़ने घटाने की प्रोसेसिंग जो होती है, जोड़ने घटाने से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, कैलकुलेशन जो भी प्रोसेस होती है, वो सब होती है किसमें? एएलयू पार्ट में। किसमें? एएलयू पार्ट में होती है। एएलयू पार्ट में जो
प्रोसेसिंग होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोलते हैं, जिसमें गणनाएं करने से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो सब होती है एएलयू पार्ट में। एमयू की बात करें, एमयू में तो मेमोरी यूनिट होता है, मतलब सेव करने से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, सेव करने से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होती है, सेव करने से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है वो जाता है आपका एएमयू पार्ट में। सीयू की बात करें, हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल करने से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है, कंट्रोल करने से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है वो होती है आपके सीयू पार्ट में। किस पार्ट में? सीयू पार्ट में, याद रखिएगा। तो इसमें यह पूछ रहा है कि किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमताएं होती है, किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमताएं होती हैं, वो होती है किसमें? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू और एलयू का। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर आपके स्क्रीन दिया हुआ है क्वेश्चन कि कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? बताइए कौन से शिक्षण अधिगम, याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। शिक्षण अधिगम सामग्रियों, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों में से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है। गतिविधि एक सहायक सामग्री नहीं है शिक्षण सामग्रियों में। बताइए शिक्षण सामग्रियों में आपकी जो शिक्षा से रिलेटेड सामग्रियां हैं उसमें कौन सी एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्ट, नाटक प्रदर्शन या क्षेत्र का भ्रमण करना। कौन सा अधिगम जो सहायक नहीं है शिक्षण सामग्रियों में? कौन सा अधिगम आपके सहायक नहीं है? बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्ट है, नाटक का प्रदर्शन या क्षेत्र भ्रमण। आप नाटक भी सहायता करते हैं, नाटक पढ़ने में भी सहायक है, ठीक है, और दिखाने में भी, पढ़ने में भी मतलब सामग्री है, प्रदर्शन भी है, क्षेत्र भ्रमण भी, मतलब क्या ओवरहेड प्रोजेक्ट आपका नहीं है। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। शिक्षण अधिगम सामग्रियों में संबंधित एक गतिविधि एक सहायक सामग्री में नहीं है। गतिविधि कौन सी गतिविधि सहायक सामग्री में नहीं है? मतलब आप जब पढ़ाते हैं, किसी भी चीज को समझाते हैं, शिक्षा सामग्री में एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी ऐसी सामग्री है जो गतिविधियों में सहायक नहीं होती? ओवरहेड प्रोजेक्ट की बात करें तो ओवरहेड प्रोजेक्ट एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाटक प्रदर्शन और क्षेत्र भ्रमण, ये सारी चीजें होती है शिक्षण सामग्री की, ठीक है। ये क्या है? शिक्षण सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्ट शिक्षण सामग्री नहीं है, बाकी की शिक्षण सामग्री है। नाटक शिक्षण सामग्री है, प्रदर्शन शिक्षण सामग्री है, आपका क्षेत्र भ्रमण भी शिक्षण सामग्री है। क्या है? क्षेत्र भ्रमण भी शिक्षण सामग्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा प्रश्न नंबर आपका 5वां। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं क्या? शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, दोनों का मतलब मैं बता देता हूं। दोनों का मतलब क्या? ए और बी, ठीक है, ए और बी। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार हैं शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों ए और बी, जिसका मतलब होता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। 30 में 30 लेके आने वाले यार, आप 30 में 30 लेके आएंगे। अरे बाबा 30 में 30 लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। 30 में 30 क्या? 30 में शून्य लेके नहीं आ पाएंगे, ठीक है। 30 में 30 लेके क्या? 30 में शून्य लेके नहीं आएंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे लेके आएंगे बाबा? कैसे लेके आएंगे, ठीक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे लेके आएंगे 30 में 30 बोलने से थोड़ी हो जाएगा। 30 में 30 लेके आना पड़ता है, ठीक है। 30 में 30 आपको लेके आना है। लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, अपने से मेहनत करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, अपने से मेहनत करना पड़ेगा, तब 30 में 30 लेके आएंगे, ठीक है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार होते हैं शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा? इसमें थर्ड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? दोनों। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? दोनों। मतलब शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। क्या? शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ 6वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है। अन्वेषण का प्रणाली उपगम है। अन्वेषण का प्रणाली उपगम है। बताइए अन्वेषण का प्रणाली उपगम है शिक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा केंद्रित या समस्या केंद्रित? शिक्षण का अन्वेषण का प्रणाली उपागम क्या है? बताइए अन्वेषण का प्रणाली उपागम क्या है? बताइए अन्वेषण का प्रणाली उपागम क्या है? शिक्षा केंद्रित है या बाल केंद्रित है या कक्षा केंद्रित है या समस्या केंद्रित है? अन्वेषण की प्रणाली को उपागम कौन सा केंद्रित है? वो है आपका समस्या केंद्रित। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? समस्या केंद्रित है। अन्वेषण का जो प्रणाली उपागम है वो कौन सा उपागम? समस्या केंद्रित है, ठीक है। समस्याओं से भरा हुआ है। अन्वेषण का जो प्रणाली उपागम है वो किससे रिलेटेड है? समस्याओं से रिलेटेड है। समस्याओं से रिलेटेड है क्या? अन्वेषण का
प्रणाली उपागम, अन्वेषण प्रणाली उपागम समस्याओं से केंद्रित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का क्या उदाहरण है? समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण वाद विवाद विधि। बताइए समूह की विधियों द्वारा सीखने का कौन सा उदाहरण है? वाद विवाद की विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या उपयुक्त सभी? बताइए कौन सा आंसर इसका सही जवाब होगा। समूह के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं? समूह के द्वारा क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप? वाद विवाद की विधि भी सीख सकते हैं, कार्यशाला विधि भी सीख सकते हैं, विचार की गोष्ठी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उपयुक्त सभी, मतलब 4th नंबर इसका भी सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? वाद विवाद की विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी, मतलब उपयुक्त सभी। समूह विधियों द्वारा सीखने का क्या उदाहरण हो सकता है? सभी विधियां हो सकती हैं, वो उसमें आप वाद विवाद भी सीख सकते हैं, कार्यशाला विधि भी सीख सकते हैं एक समूह में, ठीक है, जहां पे 10-15 लोग हों, 10 लोग हों, 20 लोग हों, ठीक है, 5 लोग हों, 6 लोग हों, जहां पे आप समूह बनाए, समूह के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं? समूह के द्वारा बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। आप एक दूसरे से डिस्कशन करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे में डिस्कशन करके, एक दूसरे से पूछ के बहुत सारी चीजों को आप क्या करके सीख सकते हैं। जैसे वाद विवाद की विधि, जैसे स्कूलों में होती वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, कार्यशाला विधि होती है, ठीक है, जहां पे किसी एक बच्चे को नहीं समूह में लेके जाया जाता है, ठीक है। कार्यशाला विधि होती है जहां पे क्या प्रयोगशालाएं होती है, जहां पे चीजों को सिखाया जाता है, वहां केवल एक बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, केवल एक बच्चों को लेकर नहीं चले जाते हैं, सही बच्चों को लेकर जाते हैं, तब कार्यशाला विधि होती है। विचार की गोष्ठी मतलब 2-4 लोगों को विचार की गोष्ठी होती है, 10 लोगों को विचार की गोष्ठी, किसी मैटर पे बात करना है तो विचार की गोष्ठी बनानी पड़ती है, ठीक है। मतलब 2-4-10 लोग मिलकर वहां पे क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विचार की गोष्ठी। मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। समूह विधियों द्वारा सीखने का क्या उदाहरण है? उपयुक्त सभी उदाहरण है। विवाद विधि भी है, कार्यशाला विधि भी है, विचार गोष्ठी भी है, याद रखिएगा, ठीक है। 7 नंबर का 4th नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आप किस एग्जाम दिया हुआ है, 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर लगाइए। बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए संतुलन प्रदान करता है, यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन के संदर्भ में याद रखिए क्या बोल रहा है, समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समायोजन की उपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। बताइए क्या होगा इसका सही समस्या क्या होगी इसकी, मतलब सही जवाब क्या होगा, कहीं सही समस्या क्या होगी? क्या सही नहीं है ये बोल रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, क्या सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? संतुलन प्रदान करता है, समस्या का समाधान करता है, समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। संतुलन प्रदान करता है, सही बात है, समस्या समाधान करता है, गलत बात है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। कौन सा जवाब सही होगा? बताइए कौन सा जवाब सही होगा? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। याद रखिए समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? सही ये नहीं है, 3rd नंबर सही नहीं है। याद रखिएगा क्या सही नहीं है? 3rd नंबर सही नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है, बताइए कौन सा एक है? अधिगम के पर्यावरणीय कारकों में से एक है, प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के कारक कौन से? सामाजिक परिवेश है, थकावट है, मानसिक स्तर है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक परिवेश। 1st नंबर इसका सही जवाब। पर्यावरणीय कारकों में से एक है क्या? सामाजिक परिवेश है। अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारकों में पर्यावरणीय कारकों में एक है क्या? सामाजिक परिवेश। एक और क्या है? सामाजिक परिवेश। याद रखिए क्या है? सामाजिक परिवेश। मतलब 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसके सामने हुआ है आपके, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है?
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? सहनशीलता होगी, आत्मविश्वास होगा, संवेदनात्मक परिपक्वता होगी या उपयुक्त सभी होगा? बताइए, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या होगा? सहनशीलता होगी, उसमें कौन सा लक्षण होगा? उसमें केवल सहनशीलता बस होगी। अगर मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें क्या होगा? क्या केवल सहनशीलता बस उसमें होगी, आत्मविश्वास बस होगा उसमें, या संवेदनात्मक परिपक्वता बस होगी? बताइए कौन सा इसमें सही आंसर होगा? अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें क्या क्या उसके लक्षण, क्या उसमें लक्षण दिखाई देंगे आपको? सहनशीलता बस होगी क्या? आत्मविश्वास बस होगा क्या? संवेदनात्मक परिपक्वता बस होगी या उपयुक्त में से सभी होगा? बताइए क्या आंसर होगा इसमें से? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? उसमें होगा उपयुक्त सभी। मतलब एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उसमें सभी गुण पाए जाएंगे, सभी लक्षण उसके होंगे। सहनशीलता भी होगी, आत्मविश्वास भी होगा, संवेदनात्मक परिपक्वता भी होगी। क्या होगी? संवेदनात्मक परिपक्वता भी होगी उसमें। ठीक है, परिपक्वता कब आती है? जब मानसिक और शारीरिक विकास होगा। जब परिपक्वता कब होगी? जब मानसिक और शारीरिक विकास होगा। जब मानसिक और शारीरिक विकास होगी तो उसमें आत्मविश्वास भी आएगा, उसमें सहनशीलता भी आएगी। याद रखिएगा 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक बिल्कुल करना है और दोस्तों तक अपने शेयर भी करना है। इस वीडियो को दोस्तों को अपने शेयर करना है और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, चैनल बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। आपको कुछ नहीं लगता है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है, प्रशिक्षण एवं अनुभव। ठीक है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? बताइए, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है। देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन सकता है कैसे? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक आंसर, क्वेश्चन में क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन में क्वेश्चन। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया, यहीं से आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान भी देना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ने से बस नहीं हो, क्वेश्चन को समझना भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है? समझना भी है। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? अब यहीं से एग्जामिनर अगर उठा के क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? क्या होगा? फिर क्या करोगे? अरे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था, अरे ये कहाँ से आ गया? तब फिर 30 में 30 कहाँ से लेके आओगे रे बाबा? 30 में 30 कहाँ से लेके आओगे? 30 में 30 क्या ऐसे दे देगा एग्जामिनर? 30 में फिर कितना लेके आओगे? 10 लेके आओगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर ध्यान से लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट पे आपको थ्योरिकल पढ़ना भी है, थ्योरिकल पढ़ना है, उसके बेस में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट के बेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट के बेस में आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, 80 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। याद रखिएगा 80 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसको बोलते हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट। और इसमें से आप 30 में 30 लेके आएंगे, यहाँ से आप 30 में 30 लेके आएंगे, यहाँ से आपको 30 में 30 लेके आना है। ठीक है, तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स का है, गेट्स का है। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने होगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि बालक सीखना शुरू करता है। कब बालक सीखना शुरू करता है? बताइए, बालक कब सीखना शुरू करता है? गर्भावस्था से? ठीक है, गर्भावस्था से सीखना शुरू करता है या जन्म लेने के बाद सीखना शुरू करता है? बताइए कब सीखना शुरू करता है बालक? पहला आंसर आपके सामने कि जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। बालक कब सीखना शुरू करता है? बालक पहले गूंगा रहता है क्या जब तक विद्यालय नहीं जाता है? तो ठीक है, कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है? जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब बोलना शुरू करता है, जब घर से बाहर निकलता है, या जन्म से ही सीखता है? बताइए बालक कब सीखता है? गर्भ से ही सीख लेता है। ठीक है, चीजों को गर्भ से ही सीख लेता है या फिर जब विद्यालय जाता है तब सीखता है? तो क्या विद्यालय पहले गूंगा रहता है क्या? विद्यालय पहले गूंगा रहता है क्या? तब नहीं सीखता है। ठीक है, तो विद्यालय बालक कब सीखना शुरू करता है? बालक सीखना कब शुरू करता है? बालक चीजों को जानना कब शुरू करता है? अपने जन्म से ही शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे वो जन्म लेता है उसी प्रकार जैसे ही जन्म लेता है
जन्म से ही बालक सीखना शुरू कर देता है। जन्म से ही बालक क्या करता है? सीखना शुरू कर देता है। मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बालक जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। बालक जन्म से गूंगा नहीं होता है, बालक जन्म से गूंगा नहीं होता, बालक जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, विद्यालय जाने से पूर्व ही वो सीख लेता है। बहुत सारी चीजें विद्यालय जाने से पूर्व सीख लेता है। उसके बाद विद्यालय में उसका बहुत ज्यादा बहुत चीजों को और चीजों को क्या करता है? मॉडिफाई कर लेता है, चीजों को और ज्यादा सीख लेता है, उस चीज के बारे में और ज्यादा जानने को उत्सुक हो जाता है, उसके मित्रगण बनने लगते हैं, ठीक है, और चीजों को जानने लगता है। ठीक है, तो बालक कब सीखता है? जन्म से ही सीख जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने हुआ है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? बताइए, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? बताइए, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? मतलब क्षमता का दूसरा नाम क्या है? अनुभव है, परिपक्वता है, शारीरिक विकास है या कौशल है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब क्या? उसका शारीरिक विकास होना, ठीक है। अनुभव, चीजों को सीखना। परिपक्वता मतलब उस चीज में परिपक्व होना, ठीक है, किसी भी चीज में परिपक्व होना मतलब अच्छा नॉलेज रखना। परिपक्वता। अनुभव क्या है? अनुभव मतलब उस किसी भी चीज का अनुभव, पढ़ने लिखने का अनुभव, किसी भी चीज का, किसी भी बिजनेस का अनुभव, किसी भी चीज को जानने का अनुभव। परिपक्वता मतलब क्या? उस चीज के बारे में परिपक्व होना, एकदम कंठस्थ हो जाना। परिपक्वता। शारीरिक विकास मतलब उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता क्या है? कौशल विकास, ठीक है, कौशलों का विकास मतलब उसमें क्या क्या चीजें कौशल, क्या क्या एबिलिटी है उसमें, क्या क्या एबिलिटी है उसमें, कौशल का विकास, ठीक है। तो क्षमता का विकास, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या? आपको कौशल विकास, ठीक है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौशल का विकास। मतलब उस चीज में एबिलिटी होना, उसकी योग्यता। क्षमता के विकास का दूसरा नाम का उसकी एबिलिटी, योग्यता। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। मनोविज्ञान ने क्या बना दिया? शिक्षा को क्या बना दिया? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया पाठ्यक्रम केंद्रित। बताइएगा, पाठ्यक्रम, पाठ्य चर्चा केंद्रित या शिक्षा केंद्रित या बाल केंद्रित या विषय केंद्रित बना दिया? बताइए, मनोविज्ञान क्या बना दिया? मनोविज्ञान शिक्षा को क्या बना दिया? मनोविज्ञान शिक्षा को क्या बना दिया? मनोविज्ञान शिक्षा को क्या बना? पाठ्य केंद्रित बना दिया, शिक्षा केंद्रित बना दिया, बाल केंद्रित बना दिया, विषय केंद्रित बना दिया। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? बाल केंद्रित बना दिया। बालक सीखता किससे? मनोविज्ञान से सीखता है, ठीक है। बालक सीखता किससे? मनोविज्ञान से सीखता है, अधिगम से सीखता है, ठीक है। बालक, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया। मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है। रॉय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? रॉय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि रॉय बर्न के अनुसार शिक्षा के कितने संबंध हैं? रॉय बर्न के अनुसार शिक्षा के कितने संबंध हैं? वही है, ये पैक के मित्र होंगे, ठीक है। राय बर्न के अनुसार शिक्षा के कितने संबंध है? बताइए, राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध है। कितने संबंध है? राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध सम्मिलित नहीं है। 3 संबंध में कौन से सम्मिलित नहीं है? राय बर्न के अनुसार शिक्षा में 3 संबंध है और इसमें यह पूछ रहा है कि संबंधों में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। संबंधों में 3 सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं? बच्चों और शिक्षा में संबंध। पहला आंसर आपकी स्क्रीन सामने हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे और शिक्षा में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षा और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। बताइए कौन सा आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब बताइए, सही जवाब कौन सा सही जवाब आंसर हो जाएगा? बताइए, फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही जवाब होगा, ठीक है। राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा? 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? शिक्षक और विषय में संबंध नहीं है, ठीक है। राय बर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। क्या? शिक्षक और विषय संबंधित नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने हुआ है कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? अधिगम के प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बताइए, अधिगम के प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, शिक्षा के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? अधिगम के प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, शिक्षा के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु को परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी एक बात याद रखिएगा, हिंदी, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हिंदी को मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ लेके आता हूँ। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट हिंदी में बेहतरीन ट्रिक के साथ लेके आता हूँ। कोई भी थ्योरिकल कॉन्सेप्ट जो है, उस थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को मैं ट्रिक में चेंज करता हूँ, उसको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में मैं ट्रिक में चेंज करता हूँ, याद रखिएगा। और 4th पार्ट देखना ना भूलिएगा। 4th पार्ट में हिंदी क्या है मैंने बताया हुआ है कि हिंदी क्या है।
का विकास कब हुआ, ठीक है। हिंदी क्या है मैंने बताया हुआ है कि हिंदी कौन सी भाषा में सम्मिलित है, याद रखिएगा हिंदी कौन सी भाषा में सम्मिलित है ये आपको बताना है, मैंने 4th पार्ट में कवर किया हुआ है, तो 4th पार्ट देखना ना भूलिएगा, हिंदी का 4th पार्ट देखना ना भूलिएगा बेहतरीन ट्रिक के साथ, हिंदी का 4th पार्ट देखना ना भूलिएगा, बिल्कुल भी हिंदी का 4th पार्ट देखना ना भूलिएगा, बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने उस पार्ट को कवर किया हुआ है, हिंदी के चारों पार्ट्स मैंने बेहतरीन ट्रिक के साथ कवर किया हुआ है, और भी पार्ट्स में बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 4 पार्ट तक कवर किया, और भी पार्ट्स में बना रहा हूँ, ठीक है, और भी पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ हिंदी के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन जो रहते हैं उस क्वेश्चन के साथ 50% की व्याकरण भी सॉल्व होती है, याद रखिएगा, उस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, और 20 क्वेश्चन जहाँ 50% व्याकरण सॉल्व होती है, 50% व्याकरण मैं सॉल्व करता हूँ बेहतरीन ट्रिक के साथ, याद रखिए बेहतरीन ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात 60 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 60 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बेटा, 60 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आप किसने जान दिया हुआ, देखिए किशोरावस्था के लक्षण नहीं है, बताइए किशोरावस्था कौन से लक्षण है भैया, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेदनात्मक समस्याएं, बताइए शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था का लक्षण ही है, क्या लक्षण ही है, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या संवेदनात्मक समस्याएं, क्या शारीरिक किशोरावस्था के लक्षण नहीं है, बताना है आपको किशोरावस्था के लक्षण नहीं है, कौन से लक्षण है किशोरावस्था के, वो लक्षण है व्यवहार में स्थिरता, व्यवहार में स्थिरता लक्षण ही है, ठीक है, व्यवहार में स्थिरता लक्षण ही है किशोरावस्था का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस में मदद करता है, शिक्षा जो मनोविज्ञान है, शिक्षा का जो मनोविज्ञान है शिक्षा को किस चीज में मदद करता है ये आपको बताना है। पहला आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन जो आंसर दिया हुआ है कि बाल विकास को ज्ञान प्राप्त करने में, बाल विकास को ज्ञान प्राप्त करने में, दूसरा दिया हुआ है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, तीसरा दिया हुआ बच्चों के चरित्र निर्माण में, चौथा दिया हुआ उपयुक्त सभी के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, चौथा दिया हुआ आपका लिए, चौथा क्या दिया हो उपयुक्त सभी के लिए। बताइए मनोविज्ञान शिक्षा को मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान मतलब क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा जो मनोविज्ञान है शिक्षा को किस प्रकार से मदद करता है, किस प्रकार से मदद करता है, बाल विकास को ज्ञान प्राप्त कराने में मदद करता है या फिर बाल स्वभाव या व्यवहार जानने में मदद करता है या बच्चों के चरित्र निर्माण को जानने में मदद करता है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को किस प्रकार से मदद करता है। क्वेश्चन यही भी पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसको मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान किसको मदद करता है, बालक को या शिक्षक को। बताइए क्वेश्चन में क्वेश्चन, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसको मदद करता है बताना है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान किसको मदद करता है, शिक्षक को मदद करता है ना कि बालक को। शिक्षा मनोविज्ञान किसको मदद करता है, शिक्षक को मदद करता है ना कि बालक को। बालक के विकास को ज्ञान प्राप्त करने में, बालक के स्वभाव और व्यवहार को जानने में, चरित्र के निर्माण में या उपयुक्त सभी में, किसमें मदद करता है बताइए, किसमें मदद करता है, वो करता है उपयुक्त सभी में मदद करता है। मतलब 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास को ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र के निर्माण में मदद करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके नाम दिए हुए है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके नाम दिए हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, बताइए कौन सी विधि नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है, प्रयोगात्मक विधि, शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि, कौन सी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, वस्तुनिष्ठ विधि याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, कौन सी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, कौन सी प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि, कौन सी विधि नहीं है, वो आपकी आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, 3rd नंबर आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है, कौन सी, आत्मनिरीक्षण। बाकी की विधियां प्रयोगात्मक विधि भी है, उपचारात्मक विधि भी है और निरीक्षण विधि भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने हुआ है कि किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है, किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है, पलायन भय, संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता, क्रोध या अप्रियता घृणा। बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2nd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो संवेदना आश्चर्य, संवेदना आश्चर्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन सामने हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने हुआ है, संवेदना जो सामान्यतः सुख देता है, क्या है संवेदना जो सामान्यतः क्या देता है, सुख देता है, करुणा, एकीपन, भूख या आत्माभिमान।
आत्माभिमान। बताइए संवेदना जो सामान्यतः सुख देता है करुणा है, एकाकीपन है, या भूख है, या आत्माभिमान है? बताइए क्या है? संवेदना जो सामान्यतः सुख देता है वो क्या है? करुणा है, या एकीपन है, भूख है, या आत्माभिमान है? बताइए क्या है? वो है आपका आत्माभिमान। ठीक है, 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संवेदना। संवेद समानता जो सुख देता है, संवेद जो सुख देता है उसको हम बोलते हैं आत्माभिमान। आत्माभिमान देते हैं। ठीक है, संवेद जो सुख देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन नाम दिया हुआ है कि कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है? कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है, सॉरी स्थायी भाव है? कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? बताइए कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, निवास स्थान, पशु, या क्रोध? बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा। मैं इसलिए रिपीट करता हूं, 1-2 बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट करता हूं आपके दिमाग में चला जाए, आपके दिमाग में वो चीजें चली जाए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमने तो सुना हुआ था, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा हुआ था, तो आंसर टिक करते डायरेक्टली आंसर पे आप फोकस करें। फिर वहां पे डायरेक्टली आप आंसर पे क्या करें? टिक करें डायरेक्टली आप। इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर देता हूँ, 2 बार और 3 बार भी रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको दिमाग में चीजें क्या हो चली जाए, जिससे दिमाग में आपके फिट हो जाए वो चीजें। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ देता हूँ कि आपके दिमाग में चीजें पड़ जाए, जिससे इस वीडियो का जो नॉलेज है, इस वीडियो का जो नॉलेज है, इस वीडियो से जो आप समय इन्वेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाए, जो आपको क्या हो मिल जाए। ठीक है, तो आदर, निवास स्थान, पशु, या क्रोध? बताइए कौन सा स्थान होगा? वो आपका आदर। अमूर्त अस्थायी भाव है क्या? आदर। अमूर्त अस्थायी भाव क्या है आपका? आदर। ठीक है, कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है? वो है आपका आदर। याद रखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्टेट नाम दिया होगा, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, किसका उदाहरण? बताइए किसी दुखी व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति है उसको सहानुभूति मतलब उसके सहानुभूति देना, 2 शब्दों को कहना, किसका उदाहरण? सक्रिय सहानुभूति का, निष्क्रिय सहानुभूति का? कोई रो रहा है, ठीक है, या कोई जैसे आप क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में चल रहा है कि 30 में 30 लेके आना है बिना पढ़े। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बिना पढ़े 30 में 30 लेके आना है, बिना, और 150 में 150 लेके आना है बिना पढ़े, 150 में 150 लेके आना है, आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 30 में 30 लेके आना है, 150 में 150 लेके आना है, फ्री का लेके आना है, बिना पढ़े लेके आना है, बिना मेहनत के लेके आना है। ठीक है, कैसा रूल था भैया? ये कैसा रूल है? बिना पढ़े और बिना कॉन्सेप्ट के कैसे आप 30 में 30 लेके आओगे? कैसे आप 30 में 30 लेके आओगे? नहीं लेके आओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको 30 में 30 और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, थ्योरिकल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 30 में 30 लेके आ सकते हैं। इसके अलावा नहीं लेके आ सकते रे बाबा, इसके अलावा नहीं लेके आ सकते हैं। कुछ भी करिए आप, कुछ भी करिए, बिना आपको कॉन्सेप्ट सीखे, बिना क्वेश्चनों की ट्रिक सीखे, बिना क्वेश्चनों को समझे आप 30 में 30 लेके नहीं आ सकते हैं रे बाबा, नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जो मेरे चैनल पे दिए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, और सीखने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है इसको भी सीखना है, इसको भी प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सहानुभूति, अब जैसे आप एग्जाम में क्या 30 में 30 लेके नहीं आ, 30 में 30 लेके नहीं आए, ठीक है, आप दुखी हो गए, तो दुखी में सहानुभूति के 2 शब्दों को कहना, किसका उदाहरण होगा? ये आपको बताना है, किसका उदाहरण होगा? सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, या व्यक्तिगत सहानुभूति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा? निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण है, किसका? निष्क्रिय सहानुभूति का उदाहरण है, मतलब सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी व्यक्ति के विकास में, ठीक है, कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, उसके संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति विकास कर रहा है, जैसे अभी क्या था, अभी उसके पास अभी गरीब था, फिर वो अचानक क्या हो गया? अमीर हो गया। ठीक है, अभी गरीब था, अचानक वो क्या हो गया? अमीर हो गया। या धीरे धीरे कुछ चीजों को विकसित कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कुछ चीजों को विकसित कर रहा है। आज उसके पास 1 घर था, कल उसके पास 2 घर हो गए, परसों उसके पास 3 घर हो गए, चौथे दिन उसके पास 5 घर हो गए, 6 घर हो गए। इस प्रकार से चीजों को विकसित कर रहा है, मतलब अपना विकास कर रहा है। ठीक है, अपना ग्रोथ कर रहा है। के संबंध में क्या सही नहीं है? कि यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है,
वृद्धि विकास का हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्या परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये सही नहीं है। विकास की प्रक्रिया सही है, जन्म से मृत्यु तक जारी रहती है, वृद्धि विकास का हिस्सा है, ये भी सही बात है। ठीक है, ये भी सही बात है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि क्या है? विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि करेंगे मतलब आप विकास कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं मतलब आप विकास कर रहे हैं। यह जो विकास है जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। जब व्यक्ति का जो विकास होता है जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। क्या मरने के बाद क्या इसका विकास रुक जाता है क्या? ठीक है, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने हुआ है कि स्टेनले हाल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। स्टेनले हाल के अनुसार, याद रखिएगा किसके अनुसार? स्टेन हाल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट नंबर है किशोर एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। और नेक्स्ट नंबर है आपका किशोर अवस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। बताइए इसमें से क्या होगा? स्टेन हाल के अनुसार हर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग उन्होंने थ्योरी दी हुई है। याद रखिएगा उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को सीखना है पहले, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इस किशोरावस्था क्या है? इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान का विरोध की अवस्था है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में क्या नहीं होता? शारीरिक विकास नहीं होता है क्या? ठीक है, पहला दिया हुआ शारीरिक विकास नहीं होता है क्या? मानसिक विकास नहीं होता है? समूह महत्व नहीं होता है या तीव्र समायोजन नहीं होता है? बताइए विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन। ठीक है, किशोरावस्था में तीव्र समायोजन नहीं होता, चीजों को जोड़ नहीं पाता है। ठीक है, चीजों को जोड़ नहीं पाता है जल्दी। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है क्या? तीव्र समायोजन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने हुआ 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है कि बालकों में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्मव्यक्ति के माध्यम से, सहयोगात्मक कार्यों के माध्यम से, या उपयुक्त सभी से। ठीक है, बताइए बालक में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास होता है, किसमें होता है? बालक में अधिगम संबंधी योग्यता का विकास होता है उपयुक्त सभी में। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है, आत्मव्यक्ति के माध्यम से, आत्मव्यक्ति के माध्यम से, सहयोगात्मक कार्यों के माध्यम से होता है। बालक में अधिगम संबंधी योग्यता का जो विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से भी होता है, आत्मव्यक्ति के माध्यम से भी होता है, सहयोगात्मक कार्यों के माध्यम से भी होता है, मतलब उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ, थकावट और बीमारी जैसे कारकों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संबंधित विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को और बच्चे के आत्मविश्वास को। बताइए क्या होगा कि थकावट और बीमारी, बच्चे में अगर थकावट और बीमारी जैसे मतलब उसका शारीरिक विकास नहीं है, ठीक है, उसका शारीरिक विकास नहीं है ना उसका मानसिक विकास है, तो बच्चे में थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे बच्चे के संवेदनात्मक विकास को, मतलब बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगे, या बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे, मतलब बच्चे का जो विकास हो रहा है उसको प्रभावित करेंगे। दूसरा है आपके शारीरिक विकास को विकसित करेंगे, उसके शारीरिक विकास को विकसित करेंगे, बच्चे के संकल्प शक्ति को विकसित करेंगे, ये प्रभावित करेंगे, या फिर बच्चे के आत्मविश्वास को प्रभावित करेंगे। बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा? बच्चे के शारीरिक विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। अगर बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा तो सभी विकास रुक जाएंगे, ऑटोमेटिक सभी विकास रुक जाएंगे। जब बच्चे का शारीरिक विकास ही नहीं होगा तो सभी विकास ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। तो थकावट और बीमारी जैसे कारक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित कर देते हैं, और जब बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित हो जाएगा तो उसका कोई भी विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, सीखना विकास की क्या है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बने, क्वेश्चन में से क्वेश्चन, सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। किसने कहा था? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन या कॉर्नबैक? किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने कहा था
सीखना विकास की प्रक्रिया। किसने कहा था? फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके शीर्षक में देखो, 30 नंबर क्वेश्चन आपके शीर्षक में हुआ है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल करिएगा, दोस्तों को अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, याद रखिएगा। सीखने के संबंध में, क्योंकि मैं यहाँ पे 80 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ और इस प्रैक्टिस सेट के बाद आपको फील होगा कि हाँ हम 30 में 30 लेके आ सकते हैं, हम 30 में 30 लेके आ सकते हैं, याद रखिएगा। सीखने के संबंध में क्या? सीखने के संबंध में सही नहीं है। सीखना कुछ नया करना है, सीखना कुछ नया करना है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। बताइए सीखने के संबंध में क्या सही नहीं है? सही नहीं है सीखने के संबंध में, सीखने के संबंध में सही नहीं है। सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है। बताइए सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है ना, कोई भी चीजें बिना उद्देश्य के भी सीखी जा सकती है ना। ऐसा नहीं कि उसका उद्देश्य हो तभी हम उस चीजों को सीखें, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हम देखिए, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे कोई भी कॉमर्स वाला बच्चा है, ठीक है, कॉमर्स वाला अगर बच्चा है अगर तो उस चीज को क्या वो साइंस नहीं सीख सकता क्या? ठीक है, मैं कोई जिससे को मैथ नहीं आती, जिसको मैथ नहीं आती क्या वो मैथ नहीं सीख सकता क्या? जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती हो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सीख सकता क्या? तो सीखना बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, ठीक है। बिना उद्देश्य के भी बच्चा सीख सकता है चीजों को, कुछ चीजों को बिना उद्देश्य के भी बच्चा सीख सकता है। तो सही नहीं है क्या? सीखना बिना उद्देश्य के भी सीखा जा सकता है। तो 3rd नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन समाप्त हुआ, आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि कंटेंट मैं इसी प्रकार प्रोवाइड करता हूँ। कंटेंट बहुत बेहतरीन रहते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन रहते हैं हर क्लास के, ठीक है। हर क्लास के हिंदी हो, ठीक है, हिंदी हो, बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, ठीक है, पर्यावरण हो, ठीक है, या फिर जीके हो या फिर मैथ हो, ठीक है। हर चीज के कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, बेहतरीन मेहनत के साथ प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों को अपने शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।